भारतीय शेयर बाजार में सैकड़ों मिलियन डॉलर का निवेश किया, मुनाफा कमाया। 2022 तक गौतम अडानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति और दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। कैसे? तो सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार या मोदी का ब्रांड फंस गया है एक बार फिर से एक नए खुलासे के बाद? क्या अडानी को अमीर बनाने के लिए मोदी ने गैर कानूनी रूप से काम किया? मोदी सरकार ने गैर कानूनी रूप से काम किया। सीधे छींटे हैं प्रधानमंत्री के दामन पे। नमस्कार, मैं हूं शिवम, आपका स्वागत है मेरे इस खास कार्यक्रम में। तो सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार या मोदी का ब्रांड फंस गया है एक बार फिर से एक नए खुलासे के बाद? क्या अडानी को अमीर बनाने के लिए मोदी ने गैर कानूनी रूप से काम किया? मोदी सरकार ने गैर कानूनी रूप से काम किया। हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट में जो कहा गया, उसमें जो आरोप लगाए गए उससे भी ज्यादा गंभीर आरोप दूसरी रिपोर्ट में लगे। इसी में सिलसिलेवार तरीके से हम ये देखेंगे कि कई राज बेपर्दा कैसे होते गए। नए खुलासे, नए दस्तावेज ये बताते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी संबंधों वाले एक अरबपति भारतीय परिवार ने गुप्त रूप से अपने खुद के शेयर खरीदकर भारतीय शेयर बाजार में सैकड़ों मिलियन डॉलर का निवेश किया, मुनाफा कमाया। ऑफशोर वित्तीय रिकॉर्ड जो हैं वो ये कहते हैं कि अडानी परिवार के सहयोगियों ने भारत के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली व्यवसायों में से एक बनने के लिए अडानी समूह की अपनी कंपनियों में स्टॉक हासिल करने में सालों का वक्त लगाया और फिर बड़ा खेल अंजाम दिया। खुलासे दर खुलासे ये बातें खुल रही हैं। 2022 तक, तारीख नोट कर लीजिए, 2022 तक गौतम अडानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति और दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। कैसे? उनकी संपत्ति 120 बिलियन डॉलर से ज्यादा थी। जनवरी में न्यूयॉर्क वित्तीय अनुसंधान फर्म हिंडनबर्ग द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में अडानी समूह पर कॉर्पोरेट इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला करने का आरोप लगाया गया था। तभी से कई आरोप लगाए जा रहे हैं और उस रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया था कि स्टॉक में हेरफेर किया गया, लेखांकन धोखाधड़ी हुई और अपने खुद के शेयरों को खरीदने के लिए गलत तरीके से गलत कंपनियों का इस्तेमाल किया गया इस पूरे जाल को बनाने के लिए, जिसने अडानी को इतना अमीर बना दिया कि वो किसी के छूने की बात नहीं रही। 2022 में 288 बिलियन की कमाई उन्होंने कर डाली। हालांकि अडानी समूह ने हिंडनबर्ग के दावों का खंडन किया और उन्होंने कहा है कि बाजार मूल्य से 100 मिलियन डॉलर का सफाया उन्होंने कैसे किया उनको नहीं पता। और गौतम अडानी को विश्व अमीरों की सूची में अपना प्रमुख स्थान उस वक्त खोना पड़ा था। उस वक्त समूह ने शोध को भारत पर संयोजित हमला और भारतीय संस्थानों की स्वतंत्रता, अखंडता और गुणवत्ता पर हमला करार दिया था। फिर भी संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना OCCRP द्वारा प्राप्त और गार्जियन और फाइनेंशियल टाइम्स के साथ साझा किए गए जो दस्तावेज हैं वो कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। वो ये बताते हैं कि पहली बार मॉरिशस में एक अज्ञात और जटिल ऑपरेशन ने एक अडानी जैसे शख्स को कहां पहुंचाया। ये कंपनी अडानी सहयोगियों द्वारा नियंत्रित हुई थी। कथित तौर पर इसका इस्तेमाल 2013 से 2018 तक अपने समूह कंपनियों के शेयरों की कीमतों का समर्थन करने के लिए किया गया था। ये रिकॉर्ड गुप्त तौर पर, कथित तौर पर अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी मैनेज कर रहे थे। अडानी समूह का यह कहना है कि कंपनी के रोजमर्रा के मामलों में विनोद अडानी की कोई भूमिका नहीं रहती, यानी वो अलग हैं। लेकिन दस्तावेजों में विनोद अडानी के 2 करीबी सहयोगी हैं, इनको उन ऑफशोर कंपनियों के एकमात्र लाभार्थियों के रूप में नामित किया गया है जिनके माध्यम से पैसे का प्रभाव मैनेज होता है। इसके अलावा वित्तीय रिकॉर्ड और साक्षात्कार से यह पता चलता है कि मॉरिशस स्थित 2 फंडों से अडानी स्टॉक में निवेश की देखरेख दुबई की एक कंपनी द्वारा की गई थी, जिसे विनोद अडानी के एक ज्ञात कर्मचारी द्वारा चलाया जा रहा था। इस खुलासे का मोदी के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। गौतम अडानी के साथ उनका रिश्ता करीब 20 साल पुराना है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद से मोदी को गौतम अडानी के साथ अपनी साझेदारी की प्रकृति और उनकी सरकार द्वारा अडानी समूह के साथ तरजीही व्यवहार के आरोपों के बारे में कठिन सवालों का सामना करना पड़ रहा है। सीधे छींटे हैं प्रधानमंत्री के दामन पे। ताजा खुलासा यह कहता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी को 2014 की शुरुआत में अडानी समूह द्वारा कथित संदिग्ध शेयर बाजार गतिविधि के सबूत सौंपे गए थे, लेकिन उसके बाद मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सेबी ने कुछ नहीं किया। नए दस्तावेजों से संबंधित ताजा सवालों के जवाब में अडानी समूह ने सफाई दी और कहा कि नई सबूत प्रमाणों के आपके दावे के विपरीत
ये कुछ भी नहीं है, बल्कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए निराधार आरोपों का दोहराव भर है जो नई रिपोर्ट आई है। मौजूदा खुलासा जो है वो 2010 की कंपनियों के एक जटिल जाल को दर्शाता है, जब अडानी परिवार के दो सहयोगियों, जिनका नाम है चांग चुंग लिंग और नासिर अली शबाना अहली, ने मॉरिशस, ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह और संयुक्त अरब के ऑफशोर शेल कंपनियां स्थापित करने का काम शुरू किया था उस साल। इन वित्तीय रिकॉर्डों से यह पता चलता है कि चोंग और एली द्वारा स्थापित 4 कंपनियों ने बरमूडा में ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड यानी GOF नाम की एक बड़े निवेश कोष में करोड़ों डॉलर भेजे थे। उन पैसों से 2013 के बाद से भारतीय शेयर बाजार में निवेश किया गया। GOF से 2 फंडों में पैसा डाला गया था जिन्हें GOF ने सदस्यता दी थी, जिसमें इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड्स यानी EIFF और EM रिसर्जेंट फंड, ये 2 हैं। ऐसा लगता है कि इन फंडों ने 4 अडानी सूचीबद्ध कंपनियों में शेयर हासिल करने में कई साल बिताए थे, जिसमें अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी पावर जो बाद में अडानी ट्रांसमिशन हो गई। ये रिकॉर्ड इस बात की ओर भी इशारा करता है कि कैसे अपारदर्शी संरचनाओं में पैसा गुप्त रूप से भारत में सार्वजनिक रूप में सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में प्रभावित हो सकता है, कैसे ये खेल चल सकता है। ऐसा लगता है कि इन दोनों फंडों के निवेश निर्णय दुबई के विनोद अडानी के एक ज्ञात कर्मचारी और सहयोगी द्वारा नियंत्रित एक निवेश सलाहकार कंपनी के मार्गदर्शन में किए गए थे, यानी उनके भाई इसमें शामिल थे। 2014 की बात है जब EIFF के पास 3 अडानी संस्थाओं ने $190 मिलियन से ज्यादा शेयर थे, जबकि EMRF ने अपने पोर्टफोलियो का लगभग 2/3 हिस्सा अडानी स्टॉक के लगभग $70 मिलियन में निवेश किया था। ऐसा लगता है कि दोनों फंडों ने उस पैसे का इस्तेमाल किया जो पूरी तरह से चांग और एली द्वारा नियंत्रित कंपनियों से आया था। सितंबर 2014 की बात है जब वित्तीय रिकॉर्ड के एक अलग सेट से पता चला है कि कैसे चांग और एली ऑफशोर कंपनियों ने इस संरचना के माध्यम से अडानी शेयरों में लगभग $260 मिलियन का इन्वेस्ट किया। दस्तावेज ये भी बताते हैं कि ये निवेश अगले 3 सालों में लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देता है। मार्च 2017 तक चांग और एली ऑफशोर कंपनियों ने $430 मिलियन अपने कुल पोर्टफोलियो का 100% अडानी कंपनी के स्टॉक में निवेश कर दिया था। हालांकि इस मामले में अभी चांग ने अडानी शेयरों में अपनी कंपनी के निवेश को निर्धारित करने वाले दस्तावेजों पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। वो बोल नहीं रहे और वो विनोद अडानी के साथ अपने रिश्तों के बारे में भी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इसके अलावा एहली के साथ उनके क्या ताल्लुक है इस पर भी वो नहीं बोल रहे। अब नियम की अगर हम बात करें तो नियम क्या कहता है? अडानी सहयोगियों ने गलत तरीके से काम किया, ये तो स्पष्ट लगता है, और नियम यह है कि जो स्टॉक हेरफेर किए गए वो गलत है। नियम कहता है कि कंपनी के 25% शेयरों को फ्री फ्लोट रखा जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि वो स्टॉक एक्सचेंज पर सार्वजनिक व्यापार के लिए उपलब्ध हैं, जबकि 75% प्रमोटरों के पास शेयर रह सकते हैं। उन्होंने कंपनी के साथ अपनी प्रत्यक्ष भागीदारी या संबंध की घोषणा की है। विनोद अडानी को हाल ही में समूह द्वारा एक प्रमोटर के रूप में स्वीकार किया गया, यानी अडानी ग्रुप के द्वारा। हालांकि रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि अपने निवेश के चरम पर एहली और चोंग के पास EIFF और EMRF के माध्यम से 4 अडानी कंपनियों के 8% से 13.5% तक भी के जो फ्लोटिंग शेयर थे वो थे। अगर उनकी होल्डिंग्स को विनोद अडानी प्रॉक्सी द्वारा नियंत्रित होने के रूप में वर्गीकृत किया गया था, तो अडानी समूह की प्रमोटर होल्डिंग ने 75% की सीमा का उल्लंघन कर दिया, ऐसा लगता है। ये सब हुआ कैसे, इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो गौतम अडानी पर लंबे समय से अपने शक्तिशाली पावरफुल पॉलिटिकल रिलेशनशिप का फायदा उठाने की बात की जाती है, आरोप लगता है। मोदी के साथ उनका रिश्ता 2002 से जुड़ा, जब गुजरात के वो एक व्यापारी थे और मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। तब से अडानी का उत्थान शुरू होता दिखाई दिया, मोदी का उत्थान शुरू होता दिखाई दिया। मई 2014 में आम चुनाव जीतने के बाद मोदी ने गौतम अडानी के विमान से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। ये दृश्य अडानी कॉरपोरेट लोगों के सामने उनकी अब प्रसिद्ध तस्वीर में कैद हो गया है। नेता के रूप में मोदी के कार्यकाल के दौरान अडानी समूह की ताकत और असर रसूख बढ़ता गया। समूह ने बंदरगाहों, बिजली संयंत्रों, बिजली कोयला खदानों, राजमार्गों, ऊर्जा पार्कों, झुग्गी झोपड़ियों तक पर पुनर्विकास और हवाई अड्डों को कंट्रोल और उनको आकर्षक बनाने के नाम पर कई अनुबंध प्राप्त किए, ये जग जाहिर है। कुछ मामलों में कानूनों में संशोधन करके अडानी समूह की कंपनियों को फायदा मिला और उनको हवाई अड्डे और कोयला जैसे क्षेत्रों में विस्तार करने की अनुमति दी गई सरकार की ओर से। बदले में अडानी समूह का जो स्टॉक मूल्य 2013 में लगभग
$8 बिलियन से था, वो 2022 सितंबर में $288 बिलियन पर पहुंच गया। अडानी ने बार बार इस बात से इनकार किया है कि प्रधानमंत्री के साथ उनके लंबे समय से संबंध हैं या कोई उनके ऐसे ताल्लुकात रहे हैं, इसकी वजह से उनको तरजीह सरकार की ओर से दी गई। फिर भी OCCRP द्वारा खोजे गए और गार्जियन द्वारा देखे गए इस दस्तावेज से यह पता चलता है कि सेबी जो अब अडानी समूह की जांच का प्रभारी सरकारी नियामक है, उसको 2014 की शुरुआत में ही अडानी ऑफशोर फंड का इस्तेमाल करके शेयर बाजार गतिविधि के बारे में अवगत करा दिया गया था। जनवरी 2014 का वाकया है। उस दिन लिखे गए एक पत्र में भारत की वित्तीय कानून प्रवर्तन एजेंसी राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI के तत्कालीन प्रमुख हैं नजीब शाह, उन्होंने सेबी के तत्कालीन प्रमुख उपेंद्र कुमार सिन्हा को एक चिट्ठी लिखी थी और शाह ने कहा था कि ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अडानी से जुड़ा पैसा अडानी समूह में निवेश और विनिवेश के रूप में भारत के शेयर बाजारों में पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये सामग्री सिन्हा को इसलिए भेजी थी क्योंकि सेबी को शेयर बाजार में अडानी समूह की कंपनियों के लेन देन की जांच करनी थी, इसलिए उन्होंने ये चिट्ठी उनको भेजी थी। हालांकि कुछ महीने बाद मई 2014 में मोदी के चुने जाने के बाद सेबी की स्पष्ट रुचि गायब हो गई इस मामले से, जैसा कि उस वक्त नियामक के लिए काम करने वाले एक सूत्र से जानकारी मिलती है। सेबी ने कभी भी DRI ने जो चेतावनी दी थी उसको सार्वजनिक रूप से नहीं पटल पे रखा, उसका खुलासा नहीं होने दिया, ना ही 2014 में अडानी समूह में की गई किसी जांच का खुलासा किया। यह पत्र सेबी द्वारा हाल ही में अदालती दाखिलों में दिए गए बयानों से मेल नहीं खाता जो उस वक्त दिया गया था, जिसमें उसने इस बात से इनकार किया था कि इसमें कोई जांच हुई भी थी। अडानी समूह की स्वतंत्र रूप से जांच करने की मोदी सरकार के अधीन नियामक सेबी की क्षमता पर हाल ही में आलोचकों ने, वकीलों ने और राजनीतिक तौर पर विपक्षी पार्टियों ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। मई में सर्वोच्च न्यायालय को दी गई एक रिपोर्ट ये कहती है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद अडानी ग्रुप की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। सेबी 2020 से समूह में 13 निवेशकों की जांच कर रहा था, लेकिन वो इसमें जांच कर नहीं पाया। जांच के दायरे में आने वाली 2 संस्थाएं, इसमें ERFF जिसका जिक्र मैंने पहले किया और EMRF है, इसकी भी जांच बीच में ही अटक गई। नियामक पर अडानी समूह द्वारा संभावित उल्लंघनों की जांच में अपने पैर खींचने का आरोप लग रहा है, यानी सेबी पर। बीते शुक्रवार को सेबी ने सर्वोच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें यह कहा गया कि उनकी जांच आखिरी चरण में थी, लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अडानी शेयरों में निवेश करने वाले 2 फंड यानी EIFF और EMRF के एक प्रवक्ता ने यह कहा है कि फंड आमतौर पर और खास तौर पर भी अडानी समूह के साथ कोई गलत काम के लिए शामिल नहीं है। इसमें कहा गया है कि दोनों फंडों में इक्विटी, म्यूचुअल फंड, वैकल्पिक निवेश फंड, बॉन्ड जैसे परिसंपत्ति वर्गों में इन्होंने निवेश किया था। EIFF और EMRF ने अन्य निवेशकों के अलावा अडानी समूह की इक्विटी में निवेश किया था। EIFF और EMRF को ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड लिमिटेड यानी GOF से सदस्यता प्राप्त हुई, जो प्राप्त घोषणाओं के अनुसार एक व्यापक आधारित फंड था। GOF ने मार्च 2019 में EIFF और मार्च 2020 में EMRF में अपनी सभी भागीदारी को पूरी तरह से भुनाया था। अब सवाल यह है कि इतने बड़े एक और खुलासे के बाद क्या इसका राजनीतिक असर पड़ेगा? क्या इसका आपको लगता है कि कहीं से भी कोई कनेक्शन है मोदी सरकार के साथ या कोई फायदा अडानी को पहुंचाया गया? अगर लगता है तो आप जरूर कमेंट करके बताइए। ये दूसरी खेप है हिंडनबर्ग या जो ये खुलासे हो रहे हैं विदेशी इंटरनेशनल एजेंसियों के द्वारा, और ये खेप ये भी दिखाती है कि कैसे बीजेपी लगातार शक्तिशाली, बलशाली और धनवान होती गई। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए।